तो हेलो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जो 2026 में क्वेश्चन बैंक जारी हुआ था हिंदी का, उसका जो क्षितिज बुक है, यहाँ पर देख लीजिए क्षितिज बुक का जितना भी गद्य खंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी को वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर है, यहाँ पर देख लीजिए गद्य खंड का जो चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 9 से लेकर 14 चैप्टर तक जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी को वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और इससे पहले मैं जो इसका काव्य खंड है क्षितिज बुक का, उसका 1 से लेकर 8 तक के सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया हूँ। उसका वीडियो मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में यदि नहीं देखे हैं। और जो कृतिका बुक है, कृतिका बुक का भी जो चैप्टर 1 से लेकर 3 तक है, इसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया हूँ। तो सभी को देख लीजिएगा, सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग चलते हैं गद्य खंड की पहला चैप्टर, जिसका नाम है नेताजी के चश्मा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ है गद्य खंड का जो चैप्टर है पहला, उसका नाम है नेताजी के चश्मा। और इसका रचना कौन किए हैं? इसका लेखक है स्वयं प्रकाश। ठीक है, इसका लेखक का नाम याद कर लीजिएगा। लेखक का नाम से कई बार क्वेश्चन आता है कि नेताजी के चश्मा के लेखक कौन है, तो कौन है? स्वयं प्रकाश है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। और जल्द ही मैं जिसका लेखक है, लेखक का ट्री से नाम लेकर आने वाला हूँ। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका जो पहला क्वेश्चन है गद्य खंड का, उसका है वो क्वेश्चन है कि नेताजी के चश्मा पाठ के लेखक कौन है? तो जो नेताजी के चश्मा है उसके पाठ का लेखक कौन है? तो स्वयं प्रकाश लिखे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि नेताजी की मूर्ति कहाँ लगाई गई थी? तो जो नेताजी की मूर्ति थी वो मुख्य बाजार के चौराहे पर लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? कि जो मेन मार्केट था, मेन मार्केट के चौराहे पर लगाया गया था। किसका? नेताजी की मूर्ति। और नेताजी किसे कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नेताजी की नेताजी मूर्ति में कैसे लग रहे थे? तो नेताजी मूर्ति में कैसे लग रहे थे? मासूम और कमसीन लग रहे थे। क्यों लग रहे थे? क्योंकि जो नेताजी का मूर्ति था उस पर चश्मा नहीं बनाया गया था। ठीक है, इसी कारण वो मासूम लग रहे थे, बिल्कुल मासूम और कमसीन लग रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, हलदार साहब को कौन सी बात बुरी लगी थी? तो हलदार साहब को पान वाले द्वारा देशभक्त का मजाक उड़ाया गया था, उसको बुरा लग गया था। जो पान वाला था वो देशभक्त को क्या कहते हैं? मजाक उड़ा दिए थे। उसी कारण से क्या, जो हलदार साहब था, हलदार साहब को बुरी लग गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चश्मे वाले को देखकर हलदार साहब चक्कर में क्यों पड़ गए थे? तो चश्मे वाले को देखकर जो हलदार साहब था वो चक्कर में क्यों पड़ गया था? क्योंकि एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा आदमी की देशभक्ति को देखकर। क्यों रह गए थे चक्कर में? कि एक बूढ़ा आदमी था जो मरियल सा था और लंगड़ा था, जिसका नाम क्या था? कैप्टन था। उसको देखकर वो चक्कर में लगे, यानी दंग रह गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हलदार साहब और चश्मे वाले में क्या समानता है? तो दोनों क्या थे? दोनों देशभक्त थे, हलदार साहब भी और जो क्या बोलते हैं, हलदार साहब और चश्मे वाला दोनों क्या थे? देशभक्त थे। दोनों में देश के प्रति प्यार था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हलदार साहब नेताजी की मूर्ति पर रियल चश्मा लेकर सर्वप्रथम क्या सोचते थे? तो जो हलदार साहब थे वो नेताजी की मूर्ति में क्या करते थे? जो कैप्टन था वो रियल चश्मा लगा देता था, यानी कि जो सही का चश्मा लगा देते थे। उसको देखकर हलदार साहब कि सोचते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों का कार्य सराहनीय है। यानी कि जो हलदार साहब था वो सोचता था कि जो नेताजी की मूर्ति है उसमें रियल चश्मा कौन लगाए हैं? प्रशासनिक प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो लगा दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे के चश्मे को देखकर क्या उम्मीद जगती थी? तो नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर क्या उम्मीद जगती थी? कि नए लोगों में देशभक्ति की उम्मीद। क्या होता था? जो नए लोग हैं उसमें देशभक्ति की उम्मीद जगती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ड्राइंग मास्टर का क्या नाम था? तो ड्राइंग मास्टर का नाम था मोतीलाल। क्या नाम था? मोतीलाल था। ठीक है, तो दोस्तों जो चैप्टर 9 है नेताजी का चश्मा, उसे 10 भी क्वेश्चन करा दिया हूँ। अब चलिए चैप्टर नंबर 10 चलते हैं, चैप्टर नंबर 10 की ओर, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। क्या नाम है? बाल गोविंद भगत। और इसकी रचना कौन की है? राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन की है? राम वृक्ष बेनीपुरी, बाल गोविंद भगत की। ठीक है, और इसका जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए, किधर का पहला क्वेश्चन नीचे है, यहाँ पर है। बहुविकल्पी प्रश्न है
कि पाठ बाल गोविंद भगत में बाल गोविंद भगत कबीर के पदों की बड़ी आत्मीयता से गाते थे। उन गीतों में कौन सा भाव निहित था? तो जो बाल गोविंद भगत में जो बाल गोविंद भगत जो कबीर दास के पद थे उसको गाते थे, और उसमें कौन सा भाव था? उसमें प्रभु मिलन का भाव था। ठीक है, कौन सा भाव था? प्रभु मिलन का। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बाल गोविंद भगत जी कौन सा व्यवसाय करते थे? तो जो बाल गोविंद भगत थे वो खेती करते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल क्यों रखा करते थे? क्योंकि जो उसका बेटा था सुस्त और बोदा सा था। कैसा था? उसका बेटा बिल्कुल सुस्त था और बोदा सा था। इसी कारण क्या थे, जो भगत जी थे वो अपने बेटों का क्या करते थे? खास ख्याल रखते थे। और जो भगत जी थे, भगत जी का एक ही बेटा था जो कैसा था, और वह सुस्त और बोदा सा था। इसी कारण उसका ख्याल अच्छे से रखते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी? तो जो बाल गोविंद भगत थे उसकी टोपी कैसा था? कबीर पंथियों जैसी थी। कैसा था? कबीर पंथियों जैसा था। और कबीर का भी वो क्या करते थे? भजन गाया करते थे। अगला क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे का दाह संस्कार अपनी पुत्र वधु से करवाया। इस कार्य से भगत जी किस विचारधारा का परिचय मिलाते हैं? तो जो बाल गोविंद भगत थे उनका एक बेटा था, वो क्या हो गया? मर गया। तो उसका दाह संस्कार कौन किए थे? उसका जो बहू थी उससे दाह संस्कार कराया गया था। तो उससे क्या होता है कि रूढ़िवादी का विरोध एवं प्रगति स्थायी विचारधारा का क्या होता है? परिचय मिलता है। यानी कि जो रूढ़िवादी है, जो परंपरा चली आ रही है प्राचीन समय से, उसका क्या है? विरोध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि यहाँ पर देख लीजिए, बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? तो जो बाल गोविंद भगत थे वो मझले कद का था, यानी कि न नाटा थे न लंबा थे, वो बिल्कुल मझले में थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी? तो जो बाल भगत थे उनकी उम्र लगभग 60 के पार था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो जो बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक का नाम क्या है? राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन लिखे हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी लिखे हैं बाल गोविंद भगत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत किसकी जड़ों की बेडोल माला बांधे रहते थे? तो जो बाल गोविंद भगत थे वो तुलसी जी के जो तुलसी थे उनका क्या करते थे? यहाँ पर देखिए माला बांधे रहते थे। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 है कि पाठ बाल गोविंद भगत गद्य लेखन की कौन सी विधा है? इसमें रेखा चित्र है। कैसा है? रेखा चित्र कैसा है? बाल गोविंद भगत कैसा है? रेखा चित्र है। ठीक है। तो दोस्तों ये रहे चैप्टर नंबर 10 से। अब चैप्टर नंबर यहाँ तो 11 शुरू होता है, और इसका जो नाम है वो है लखनवी अंदाज। क्या नाम है? लखनवी अंदाज। और इसका रचना कौन किए हैं? यशपाल ने किए हैं। कौन किए हैं? यशपाल किए हैं। और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पर देखिए है कि लखनवी अंदाज के लेखक कौन है? तो लखनवी अंदाज के लेखक कौन है? यशपाल है। यशपाल ने ही लिखा है लखनवी अंदाज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि लखनऊ किस प्रदेश की राजधानी है? तो लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन है? लखनऊ। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ट्रेन के किस क्लास में लेखक सफर कर रहा था? तो जो लेखक था वो सेकेंड क्लास में सफर कर रहे थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि लेखक यशपाल का जन्म कब हुआ था? तो जो यशपाल थे उनका जन्म कब हुआ था? 1903 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। कब हुआ था? 1903 ईस्वी में हुआ था। लेखक का जन्म तिथि नहीं पूछता है, इसको नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि लखनवी अंदाज किस प्रकार की रचना है? तो जो लखनवी अंदाज है वो व्यंग है। ठीक है। तो दोस्तों इसमें कुल 5 क्वेश्चन थे, जो कि 5 क्वेश्चन करवा दिया हूँ। चलते हैं अगला चैप्टर की ओर। और अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। क्या नाम है? मानवीय करुणा की दिव्य चमक। और इसकी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किए हैं। कौन किए हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किए हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक। और इसका जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए। इसका जो पहला क्वेश्चन है यहाँ शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है कि किनसे बात करना लेखक के लिए कर्म के संकल्प से भरना था? तो जो फादर थे, फादर से बात करना लेखक क्या समझते थे? कर्म के संकल्प है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फादर ने
जिसेट संघ में 2 वर्ष किसकी पढ़ाई की थी? तो जो फादर थे वहाँ जिसेट संघ में 2 वर्ष की पढ़ाई कौन से किए थे? तो धर्माचार्य की पढ़ाई किए थे। कहाँ पर? जिसेट संघ में। कितने वर्षों तक? 2 वर्षों तक किए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फादर को याद करना लेखक के लिए कैसा संगीत सुनने जैसा अनुभव था? तो उदास, शांत संगीत सुनने जैसा फादर को याद करना था, ऐसा लेखक कहते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है कि राष्ट्रभाषा के रूप में फादर किसे देखना चाहते थे? तो जो फादर थे, फादर कामिल बुल के, वह राष्ट्रभाषा हिंदी को देखना चाहते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा कर दिया जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी के दुख में फादर का व्यवहार कैसा होता था? तो किसी को भी दुख पहुंचता था तो जो फादर कामिल बुल के थे वो सांत्वनापूर्ण यानी कि सांत्वना देने आ जाते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फादर बुल के किस देश में जन्मे थे? तो जो फादर कामिल बुल के थे वो बेल्जियम देश में जन्मे थे। कहाँ जन्म हुआ था उनका? बेल्जियम देश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक किस शैली में लिखा गया था? तो जो मानवीय करुणा की दिव्य चमक है उसको स्मरण यानी कि याद करने वाला शैली में लिखा गया है, स्मरण करने वाला में, स्मरण करने वाला में शैली में लिखा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि परिमल किसका नाम था? तो परिमल किसका नाम था? एक साहित्यिक संस्था का। किसका था? एक साहित्य संस्था था, उसी का नाम था परिमल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि फादर बुल्के ने खालिस्तान कोष तैयार किया, यानी कि फादर बुल्के कौन सा कोष तैयार किए थे? तो अंग्रेजी हिंदी कोष। कौन तैयार किए थे? अंग्रेजी और हिंदी कोष फादर कामिल बुल्के ने तैयार किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि लेखक ने फादर की उपस्थिति की तुलना किस वृक्ष से की है? तो जो लेखक है वो फादर की उपस्थिति देवदारू देवदारू वृक्ष से की है। ठीक है। अब चलते हैं अगला चैप्टर की ओर, जिसका नाम यहाँ पर देख लीजिए, एक कहानी यह भी। क्या नाम है? यह कहानी यह भी, जिसकी रचना कौन की है? मन्नू भंडारी ने किए हैं। चैप्टर नंबर 13, यह कहानी यह भी। ठीक है। इसका जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो पहला क्वेश्चन है, मन्नू भंडारी का बचपन कहाँ बीता? तो जो मन्नू भंडारी यानी कि लेखक हैं उनका बचपन अजमेर में बीता था। कहाँ बीता था? अजमेर में बीता था। और यह क्वेश्चन VVI होने वाला है, इसको याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मन्नू भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का क्या नाम था? यानी कि जो मन्नू भंडारी थी उनकी हिंदी का प्रिंसिपल का क्या नाम था? तो शीला अग्रवाल। क्या नाम था? शीला अग्रवाल नाम था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लेखिका की माँ का स्वभाव कैसा था? तो जो लेखिका की माँ थी उसका स्वभाव त्यागशील था, यानी कि त्याग करने वाला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लेखिका के पिता लेखिका को घर में होने वाली बहसों में बैठने को क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? तो वे देश की स्थिति से परिचित करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? जो लेखिका के पिताजी थे वो अपने पुत्री को यानी कि बेटी को क्या करना चाहते थे? देश से परिचित कराना चाहते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सन 46-47 के दिनों में देश का माहौल कैसा था? तो 1946-47 में जो देश था उसका माहौल कैसा था? तो देश के स्वतंत्रता कराने का जोश उफान पर रहा था, यानी कि देश को आज़ादी कराने के लिए सभी लोग में जोश भर गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लेखिका के पिता शक्की स्वभाव के क्यों थे? तो जो लेखिका के पिता थे वो अपनों के विश्वासघात के कारण, यानी कि जो लेखिका के पिता थे उनको अपनों ने ही क्या किया था? धोखा दे दिया था। इसी कारण उनके पिता जो थे वो सनकी स्वभाव के थे, यानी कि गुस्सैल कैटेगरी का आदमी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसकी जोश वाली बातें ने लेखिका के रग में बहते खून को लावे में बदल देता था? तो जो शीला अग्रवाल जो उसका टीचर थी उसकी जो बात था वो लेखिका के क्या करते थे? रग में खून को लावा में बदल देता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 8 कि लेखिका के पिता ने उसका रौब देखकर क्या अनुभव किया था? तो जो लेखिका के पिता थे उसका रौब देखकर गर्व का अनुभव किए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इस लेख में लेखिका का कौन सा व्यक्तित्व सामने आया? तो स्वतंत्रता सेनानी का। किसका सामने आया? व्यक्तित्व स्वतंत्रता सेनानी का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लेखिका के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को बुलाया था? तो जो लेखिका थी वो स्वतंत्रता सेनानी थी, जिसके कारण वो क्या करती थी? आंदोलन करती थी। उसी को देखकर जो प्रिंसिपल थे वहाँ के उस वो लेखिका के जो पिता थे उनको बुलवाया था। ठीक है।
और चलते हैं अगला चैप्टर की ओर, जिसका नाम है नैबत खाने में इबादत। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 और आखिरी है। और इसका रचना कौन किए हैं? यतीन्द्र मिश्रा। कौन किए हैं? यतीन्द्र मिश्रा किए हैं। और इसका जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए कि नैबत खाने में इबादत पाठ के किसके जीवन पर केंद्रित है? तो बिस्मिल्लाह खां के जीवन पर केंद्रित है। किसके जीवन पर? बिस्मिल्लाह खान के जीवन पर केंद्रित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नैबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? तो यतीन्द्र मिश्रा है। कौन है? यतीन्द्र मिश्रा है। जो नैबत खाने इबादत है उसका रचना कौन किए हैं? यतीन्द्र मिश्रा किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खान का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो जो बिस्मिल्लाह खान थे उसका जन्म बिहार में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बिहार में हुआ था। बिस्मिल्लाह खान का किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो जो बिस्मिल्लाह खान थे वो शहनाई बजाते थे, उसी का क्या थे? वादक थे। अगला क्वेश्चन है कि इबादत का क्या अर्थ होता है? तो इबादत का अर्थ होता है पूजा करना, जिसे हम लोग बोलते हैं पूजा करना। उसी प्रकार जो मुस्लिम लोग होते हैं उन लोग बोलते हैं इबादत करने जा रहे हैं, यानी कि पूजा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आप लोगों का जो गद्य खंड है उसका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।